दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, फोर्थ व्यू लेकर हाजिर हूँ। आइए दुनिया के कुछ बड़े वाक़यात पर गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि श्रीलंका में जो हालात अभी बने हुए हैं उस पर बात करेंगे, फिर यूक्रेन के हालात पर बात करेंगे और बाइडन के सऊदी अरब दौरे को लेकर क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। और फिर कोशिश करेंगे कि भारत की जो स्थिति इस वक्त है वो क्या है और रशिया, अमेरिका, चाइना, मौजूदा हालात, इन तमाम चीज़ों में भारत कहाँ खड़ा है, क्या खोएगा क्या पाएगा, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में आप तक खबर पहुंच रही होंगी। खबर ये है कि प्रधानमंत्री आवास में जनता घुस गई है और कब्ज़ा उस पर कर लिया है। बड़ा जो नज़ारा अफ़गानिस्तान में हमें देखने को मिला था जब वहाँ के प्रेसिडेंट हाउस में तालिबान जिस तरीके से घुसकर खाना खा रहे थे या कुर्सियों पर बैठे थे, इसी तरह प्रधानमंत्री की किचन में जनता घुसी थी। यानी कि देखिए, जो एक सूरत हाल है वो सबके सामने है कि पेट की आग यानी रोटी की तकलीफ़ में जब इंसान आता है तो फिर वो बड़े बड़े तख्त हिला देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम श्रीलंका में देख रहे हैं। मगर ये हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं। मगर ये हालात जिस तरीके से धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट की तरफ आते रहे, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार मैं यूएस का भी देखता हूँ। और यूएस का देखने की बात नहीं है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर हम ईमानदारी से बात करें तो अमेरिका अपने हितों को देखेगा, रशिया, चाइना सभी बड़ी ताकत अपने हितों को देखेंगी। किसी भी देश को अपना हित देखने की ज़रूरत होती है। उसकी जनता क्या सोचती है, जनता कैसे क्या चाहती है, उसकी अपनी जनता की क्या ज़रूरतें हैं, ये देखना ज़रूरी है। ये मामला सिर्फ आपको बता दूं कि श्रीलंका में तो ये हो चुका है, क्योंकि श्रीलंका शायद उस लेवल पर हैंडल नहीं कर पाया, वहाँ की पॉलिटिशियन हैंडल नहीं कर पाए, अमेरिकी और चाइनीज़ दबाव के बीच में पिसकर रह गए। यानी कि अपनी देश की संप्रभुता के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से जो दुनिया में उन्हें डील करनी थी वो नहीं कर पाए और इस हालात तक पहुँच गए। मगर इसी अड़ोस पड़ोस में हम बात करते हैं, चूँकि इस वक्त अगले मान लीजिएगा कि 2030 तक या आगे आने वाले और 10-20 साल तक यही इलाका सेंटर पॉइंट है वर्ल्ड अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, वार का, लड़ाई का पूरा फोकस जो है वो आसियान के देश, एशिया के देश, इन्हीं जगह पर सब कुछ दाएं बाएं घूमने वाला है। तो यहाँ पर वार अभी ये मामला ख़त्म होने वाला नहीं है, बहुत सारे मामले चलेंगे। जिस तरह से थाईलैंड ने अभी जो है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात, अपनी मजीद जो बाउंडिंग है उसको मजबूत किया है, जबकि चाइना का भी वहाँ अच्छा खासा व्यापार है। मगर चूंकि श्रीलंका के हालात देख चुके हैं, पाकिस्तान का रजीम चेंज देखा जा चुका है, अफ्रीका के देशों में भी डिस्टर्बेंस चल रहा है, वो भी देखा जा रहा है। तो कोई भी किसी भी देश का जो हुक्मरान बैठा होगा वो यकीनी तौर पर देखना चाहेगा कि उस वक्त उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस सुपर पावर के अंडर वो काम करना चाहता है या दबाव में रहना चाहता है। किस देश को उन्होंने अपने देश में इतनी छूट दी थी कि उनका इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत हो जाए। यहाँ देखिए, जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट दूसरों का यानी खुफिया एजेंसियाँ दूसरों की बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं, ऐसे देश में बहुत ज़्यादा किसी भी सत्ता को ब्लैकमेल करना किसी भी पक्ष का बहुत आसान नहीं होता है। और अगर आप धीरे धीरे अपनी सत्ता के लालच में, अपनी बिजनेस के लालच में या किसी भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी देश के साथ इतनी परमिशन देते हैं कि आप अपने देशों के अंदर दूसरी एजेंसियों को पनपने देते हैं, तो फिर वो आपकी जनता में घुसपैठ बनाती है, आपकी मशीनरी में घुसपैठ बनाती है और अपने हितों के फैसले करवाती है। जिस तरह से अफ्रीका भी डिस्टर्ब है, मेरे ख्याल से वहाँ काफ़ी फायरिंग हुई है, वजाहत खुलकर सामने अभी नहीं आई है। मगर ये भी सच है कि वहाँ गुप्ता बंधुओं को लेकर जिस तरीके की यानी कि पूरे अफ्रीका की जो संपत्ति थी वो दो ही भाइयों को ज़्यादातर दे दी गई थी, तो उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। वो बवाल अभी नफरत में बदल चुका है और दो अलग अलग खेमे वहाँ बनते जा रहे हैं।
हालात बिगड़ चुके हैं, क्योंकि जनता जब जब उनको उनकी अपनी रोटी छीन जाती है तो फिर वो ये देखते हैं कि उनका शिकार कौन होना चाहिए। अलबत्ता जब तक सत्ता होती है तब तक तो 2 या 4 या 6 जितने भी लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं। अमेरिका में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं, सभी जगह पर ऐसे लोग हैं मौजूद हैं जो किसी भी देश को खरीद कर वो अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि पूरा देश उनका एक हिडन अदृश्य गुलाम की तरह काम करे, यानी उन्हीं की कंपनियों का नौकर हो, वो जो चाहे उसका भुगतान करें, जो चाहे न करें। सरकार जब इस तरह से कोई भी बड़ी कंपनी पनप जाती है तो ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि फिर उस कंपनी की शराइतों को भी सरकारों को मानना पड़ता है, चाहे वो जनता के हित में हो या ना हो। ये खैर मैं ये बात श्रीलंका को लेकर कर रहा था, तो श्रीलंका की जनता ने जिस तरीके से अपनी सूरत हाल को समझते हुए वहाँ उस सत्ता को उखाड़ फेंका है, इसी तरह देखिए मेरे ख्याल से बहुत सारे देशों में अगर ऐसा होगा तो शायद वो देश बच पाएंगे, वरना वो पहले श्रीलंका बनेंगे और बाद में उन्हें ये करना पड़ेगा। मैं सीधे सीधे जो हालात देख रहा हूँ पाकिस्तान के भी, जहाँ कानून के तौर पर मुझे कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है, मगर सच बात यह है कि जिस तरह की नाइंसाफ़ी में पाकिस्तान की अदालतों में फ़ौज की मनमानी और जो एक पॉपुलर अपने आप को हुकूमत कहती है उसकी जो रद्द अमल है उसे भी गौर से मैं देख रहा हूँ। अलबत्ता अगर वहाँ की जनता भी कुछ शायद ऐसा ही करे या उसके कगार पर धीरे धीरे पहुँच रही हो तो शायद मुझे लगता है कि वो इनसे आसानी से सत्ता छोड़ा सकती है। मगर जैसी मीडिया रिपोर्टें या वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से वो लोग भी सत्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। श्रीलंका शायद दूसरा श्रीलंका पाकिस्तान जल्दी ही हो सकता है। अलबत्ता ऐसे तमाम देशों को भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे या अपनी सत्ता के हितों के लिए जनता का टोटल अहित कर दें और जनता फिर से उठ खड़ी हो और ताज खींच ले, गद्दियाँ खींच लें और फिर आपको भागने के रास्ते ना मिले। दुनिया के सभी राजाओं को, सभी देश के प्रधानमंत्रियों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जनता आखिर जनता होती है और उनके सब्र का एक पैमाना होता है, और जिसके सब्र का पैमाना भरता है तो फिर वो अपने अंजाम की नहीं सोचता बल्कि दूसरे का अंजाम बदल देता है। खैर चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।